तो अभी हमने क्या देखा कि स्क्वायर का डायगोनल लेंथ कितना होता है, √2a, है ना। अभी नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। ये स्पेस ऑफ कैसे डिफाइन किया जाता है, इधर देख लेते हैं। साइड टू साइड। लेट्स से ये स्क्वायर है जिसका लेंथ है a, क्या है ये, लेंथ a ए यूनिट है ना, a यूनिट है इस तरह से। तो एरिया से क्या मतलब है, एरिया से क्या मतलब है कि सर ये जो, हाँ ये जो स्पेस है, ये जो शीट बना दो आप चाहे स्क्वायर, या आपने देखा होगा टाइल लगी होती है वो स्क्वायर शेप में होती हैं, ठीक है। इसका जो एरिया डिफाइन किया जाता है, एरिया को डिफाइन करने का तरीका एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इज, इसको लिखते हैं जैसे ये a है और ये भी a है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं जैसे a स्क्वायर हो जाता है। साइड इनटू साइड। हाँ, या इसको ऐसे साइड इनटू साइड बोल देते हैं, है ना। ये डिफाइन किया जाता है इस तरह से, डिफाइन करने का तरीका है ये साइड इनटू साइड, या साइड स्क्वायर बोल देते हैं कोई, कई लोग। तो जैसे भी आपको लिखना है साइड स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आई? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछ सकते हैं, बताओ कि पेरीमीटर बताओ। सर बाउंड्री पेरीमीटर का मतलब है कि बाउंड्री वाली लेंथ। तो देखो यदि आप बाउंड्री यहां से यहां चले, लेट से ये ए है, ए से बी चले तो कितना चलोगे, ए यूनिट, है ना। फिर बी से यहाँ सी चले तो कितना चलोगे, फिर ए यूनिट। फिर सी से यहाँ पे चले डी, तो फिर ए यूनिट चलना पड़ेगा, और फिर डी से फिर ए चले तो फिर ए यूनिट चलना पड़ेगा। तो कितना यूनिट कवर किया, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, या चार दीवारी बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं चार दीवारी, सही है। यस सर। है ना, या स्पेलिंग ये तुम्हारा चार दीवारी होती है, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा देख लेना, है ना। ये क्या लिखा जाएगा, मुझे लगता है वही सही था, दीवारी, चार दीवारी बोलते हैं इसको, इस तरह से लिखता है पेरीमीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 इंटू ए। समझ आया स्क्वायर में, कोई डाउट स्क्वायर के लिए? नो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भाई ये भी एक पैलोग्राम ही है, क्या है, पैलोग्राम। पैलोग्राम से हमारा क्या मतलब होगा, सोच के बताओ, पैलोग्राम से क्या मतलब होगा? अपोजिट साइड इक्वल होंगी। हाँ, नहीं, पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ठीक है, हाँ अपोजिट साइड पैरेलल। पैरेलल होंगी, बिल्कुल सही। अच्छा, ये रेक्टेंगल बना दिया इस तरह से, ठीक है। देखो इसमें इसका नामकरण कर दिया, ए बी सी डी, इनका नाम रख दिया। तो देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। दूसरा बी सी पैरेलल टू, बी सी पैरेलल टू क्या है, ए डी, बी सी पैरेलल टू ए डी है। अब यदि ये पैरेलल है, और साथ ही साथ एक चीज और होती है कि इनमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, मतलब जितने भी एंगल है, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये सब के सब कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 90 डिग्री है। तो एक ऐसा पैराग्राफ जिसके सारे एंगल कितने हो, 90 डिग्री, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, मतलब इस ज्योमेट्री को रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। सर पैरेलल की जगह वर्ड इक्वल यूज नहीं हो सकता सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल करेंगे तो उसमें ये वाला भी वर्ड, ये भी तो आ जाएगा, रोम्बस भी आ जाएगा। यदि हमने सिर्फ इतना कह दिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम ऐसा भी आ जाएगा। इसको तो हम रेक्टेंगल ही बोलते हैं, इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। यदि पैरेललोग्राम बोलोगे तो उसमें ये भी आ जाएगा
और ये भी आ जाएगा, मतलब और भी ज्योमेट्रीज आ जाएंगे, पैरेललोग्राम ये दोनों ही है। ठीक है, तो यदि हमने रेक्टेंगल में सिर्फ इतना बोल दिया कि अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, पूरी डेफिनेशन नहीं होगी ना रेक्टेंगल की, है ना। तो क्या होता है अब इसमें देखो, रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, ज्यादातर की जो ए बी लेंथ है, इन जनरल हम बोल रहे हैं, इन जनरल की बात कर रहे हैं, इन जनरल कब हम रेक्टेंगल का प्रयोग करते हैं, कब हम बोलते हैं रेक्टेंगल, है ना। इन जनरल होता है क्या है कि ए बी जो है और ए बी बी सी के इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है इन जनरल, बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब यदि आप देखें तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी ए डी होगा। क्या इतनी बात समझ आई? इन जनरल ये इक्वल नहीं होगी, और इसमें इसको नाम देते हैं कि ये लेंथ हो गया, एल। एल किससे लेंथ के लिए हम एल से डिनोट कर देते हैं, दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ और सर बी से ब्रेड्थ। हाँ, कैसे कई लोग डब्ल्यू से करते हैं, मैं बी से कर देता हूँ, है ना, है ना। विद की स्पेलिंग बताओ क्या है, WIDTH, यही है? हाँ सर, हाँ सर, यही स्पेलिंग है, सोच के बताना। हाँ सर, ये भी चले, हाँ सर ये भी चलेगी, और BREADTH भी चलेगी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सही। मैं ऐसे लिख देता हूँ, बार बार हम विद का मतलब यही प्रोनाउंसिएट करेंगे। ठीक है, अब इसमें फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल, यदि मैं AC को ज्वाइन करूं तो डायगोनल AC, बताओ AC कितना होगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर? क्यों लिख सकते हैं बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सर। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। जहां जहां राइट एंगल ट्रायंगल दिखा नहीं, वहां आंख बंद करके पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। खासियत क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, कि एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का होता है तो सर। अब ए बी लेंथ है L और BC लेंथ है B, तो AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर अंडर प्लस रूट ऑफ L ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब यहाँ पे यदि पूछ लिया जाता है कि डायगोनल्स की लेंथ कितनी होती है, और बाय द वे ये दोनों सेम होंगे, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं इसमें, क्योंकि देखो ये L है तो ये भी तो B है। क्या बोला था, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये 90 डिग्री एंगल होगा, और AB या अपोजिट साइड का जो लेंथ है ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब जो बड़ी साइड होती है उसको हम ज्यादातर लेंथ बोलते हैं, और छोटी साइड को जो बोलते हैं। तो मतलब हाँ सर, लंबाई को लेंथ और चौड़ाई को ब्रेड्थ। मतलब L जो है ऑब्वियसली B से बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको लेंथ बोलते हैं और इसको विड्थ बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें इसमें डिपेंडेंसी होती है, जो बड़ा होगा ना तो उसको बोलेंगे ये लंबाई हो गई, और जो छोटा होगा उसको बोलेंगे चौड़ाई, है ना। हिंदी हिंदी में इसको बोलेंगे लंबाई, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या निकाल दिया बताओ हमने, डायगोनल लेंथ, डायगोनल, है ना। डायगोनल डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसमें एक चीज है देखो हमने क्या बोला, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बताओ, क्या क्या प्रॉपर्टी सीखा तुमने? सर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हाँ, तो वो तो अब एंड सर all angles are of 90 degree, हाँ, and सर diagonal निकाल दे, और सर डायगोनल length की is जरूरत always नहीं greater है, than breadth, नहीं नहीं, सुनो सुनो। length is always greater than breadth। हमें कुछ रेक्टेंगल की कुछ खास प्रॉपर्टी, यदि बोले कि बताओ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं एंड अपोजिट लेंथ की वैल्यू इक्वल होती है, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है। हाँ सर, समझ आया क्या? हाँ सर, है ना, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो और अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोलते हैं हम।
क्या इतनी बात समझ आई? सर आ गई। है ना? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई तो फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? सर उसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते स्क्वायर के, जैसे ये और एक सर स्क्वायर उसमें बना दिया, उसमें चारों साइड बराबर रहती। ये स्क्वायर है और इसको रेक्टेंगल बोल रहे हो। हम्म, ये रेक्टेंगल है और वो स्क्वायर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? दिस इज अ स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जितनी भी लेंथ है ये सब की सब ए लेंथ है, सब सब है ना, जो साइड है सब ए है। लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, यदि ये एल है तो ये भी एल है, अपोजिट साइड इक्वल है, और ये बी है तो ये बी है, ये रेक्टेंगल है। इन देखो इसमें भी 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री एंगल है, मतलब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री है। समझ आया ना? तो ऐसा बोल सकते हैं कि स्क्वायर इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एक स्पेसिफिक केस है स्क्वायर, आप लिख सकते हैं दिस इज अ स्पेसिफिक केस, है ना। रेक्टेंगल का एक स्पेसिफिक केस है स्क्वायर। तो यहां पे एक फिर से आप नोट बना सकते हो, यू कैन राइट अ नोट कि एवरी स्क्वायर is a rectangle angle, but converse is not true. Converse is not true. ठीक है, कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उन सबको आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, ठीक है, समझ आए। लेकिन हाँ सर। हमने इसका नाम ही स्क्वायर रखा है, मतलब यदि हम रेक्टेंगल कहें किसी से कि रेक्टेंगल है, तो सब अपने दिमाग में कौन सी पिक्चर बनाएंगे? ये वाली पिक्चर बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि हम कहें कि स्क्वायर्स, तो फिर उनके लिए ये एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा रेक्टेंगल का, मतलब यही चाहिए हमें। समझ आए? ऑल्दो क्वेश्चन में ऐसा घुमा के बोल सकते हैं कि भाई एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड ए है, जिसका एरिया ए स्क्वायर है, बोल सकते हैं कि नहीं? एक ऐसा हाँ सर। रेक्टेंगल जिसकी साइड ए है, एरिया ए स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर इसको रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हो, स्क्वायर बोलो ना, उसका नाम है स्क्वायर, है ना। तो लेकिन सर ऐसे स्पेसिफिक केस में होता है। हाँ, वो स्पेसिफिक केस होता है, ठीक है, ऐसा। सो क्या ये पॉइंट समझ आया? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब इसमें कुछ सिचुएशन है, कुछ केस पूछा जाता है कि भाई एरिया बता दो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू रेक्टेंगल ब्रेड्थ। जो डिफाइन होता है वो होता है एल इंटू बी, या यूं कहें कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विथ, WIDTH, ये विथ हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा इसमें एक और केस है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस L प्लस बी प्लस L प्लस बी, देखो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, चार दीवारी की जो लेंथ है वो ये हो जाएगी, इसको लिखेंगे 2L प्लस 2B, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B हो जाएगा, ऐसा बी। सिचुएशन। क्या इतनी बात समझ आए? रेक्टेंगल के बारे में कुछ और जानना है क्या? नहीं सर, एक बार सर नोट वाली बात दोबारा बताइए सर, एवरी स्क्वायर वाली सर। हाँ, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मतलब हम चाहें तो इस स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सर कौन सी प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं लेकिन अपन लोग हाँ सर? देखो देखो, एक चीज तुम्हें एक और मोटा हिसाब बता देते हैं कि ये चीज है क्या। जैसे मैं ये कहूं कि तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है ना, और उसमें स्टूडेंट में एक पर्टिकुलर नाम बोल दूं, नवनीत, नवनीत एक स्टूडेंट है, तो नवनीत स्टूडेंट का ही पार्ट है ना, हम्म।
हाँ, तो वही चीज कहा जा रहा है इसमें कि स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, हाँ सर, अब हाँ, स्क्वायर इज अ part of पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, rectangle। है ना। तो हम कहेंगे कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मतलब हाँ सर, अब अच्छे से। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम जनरल कहें कि भाई क्या हर एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं, ऐसा कहेंगे ही नहीं हम। मतलब ऐसा सोचो कि भाई ये स्पेशल हैं, वीआईपी हैं, ये वीआईपी लोग हैं स्क्वायर, ऐसा समझ लो, स्पेशल है, इनका नाम रख दिया है स्पेशल। रेक्टेंगल में ही एक पर्टिकुलर केस बना दिया जिसका नाम रख दिया स्क्वायर, ठीक है। पर्टिकुलर केस है ये, स्पेसिफिक केस है रेक्टेंगल का। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर के बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा ट्रायंगल के बारे में, चलेगा, है ना। यस सर। थर्ड लिख लो, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है बताओ। A three-sided plane closed, simple plane closed सर। अच्छा, एक प्लेन को जो 3 साइड्स हैं इस तरह से क्लोज करने वाला फिगर है ना, रेक्टेंगल हाँ बोलते सर। हैं। जैसे और ए, सर थ्री थ्री टाइप्स के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केल, स्केलियन। अच्छा कौन कौन से टाइप होते हैं ट्रायंगल में बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ, आइसोस्केल ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल। इक्विलैटरल हाँ। ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, दूसरा आइसोसेलेस, यस सर। SCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा स्केलियन। और तीसरा है स्केलियन। स्केलिन। सर स्केलिन, इक्विलेटरल में सारी साइड बराबर, आइसोस्केल में टू साइड्स इक्वल, स्केलियन में एक भी साइड इक्वल। ओके, मतलब साइड की लेंथ के हिसाब से ट्रायंगल हाँ डिसाइड सर। हो रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, यदि हम कहें कि एक ट्रायंगल है जिसकी हाँ साइड 2, 3 और 6 है, क्या ऐसा हाँ। ट्रायंगल हो सकता है? सर जिसकी साइड 2, 3 और 6 है, हाँ सर हो सर सकता है। नहीं हाँ, सर, तो सर पर दो साइड्स का सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए ना। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक यहाँ पे ट्रायंगल की कुछ खास बातें होती हैं। वो खास बात क्या होती है कि मतलब ऐसा थोड़ी ना कि सोचो कि एक, तुम बना के देख लो, लेट से मैंने कहा कि ये 2 लेंथ है और एक ये 3 लेंथ है, ठीक है। अब भाई इससे ज्यादा 6 तो इससे ज्यादा हो गया ना, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना। अच्छा, बनेगा क्या बताओ, बना के दिखाओ। नहीं ये बनेगा। ज्वाइन ही नहीं होगा, मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। मतलब यदि इसकी जगह 4 करते तो शायद बन जाता। शायद क्या, मतलब बन ही जाता है इसमें, देखो ध्यान से, क्यों? क्योंकि यदि 4 लेंथ है, लेट्स से ये छोटा है इससे, तो ये थोड़ा, लेट्स से ये 4 है, तो ये ऐसा टिल्ट होके ये 4 के इक्वल हो सकता था, 2, 3 एंड 4। तो ऐसा क्या होता है जिससे पता चले कि कौन सी साइड मिलके ट्रायंगल बन सकता है? तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, आप लिख लीजिए, चाहे थ्योरम बोल सकते हो। देखो, ये ए के अपोजिट में ये ए लेंथ बना देता हूँ, छोटा छोटा ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी से डिनोट कर देता हूँ, और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी से। तो एक थ्योरम होती है, थ्योरम, और वो क्या है, थ्योरम क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, sum of any two sides of a triangle is greater than third साइड। मतलब यदि ये कंडीशन फुलफिल हो तभी हम बोल सकते हैं कि वो जो 3 साइड है वो ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। अच्छा, इसको देखो ध्यान से, यदि हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसका ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई a प्लस बी, ये 2 साइड का सम किससे बड़ा होगा, c से बड़ा होगा। या फिर ये बोल रहा है कि b प्लस सी ग्रेटर देन क्या होगा, a से बड़ा होगा, और a प्लस सी किससे बड़ा होगा बताओ, ये b से बड़ा होगा। ये सिचुएशन है।
समझ आया? क्लियर हुआ थ्योरम? यस यस सर। तो क्या सीखा आपने? ऐसा नहीं है कि कोई भी 3 साइड गिवन हो और ट्रायंगल बन जाए। समझ आया? हाँ सर। एक मिनट। यस सर। ठीक है, तो ये कंडीशन। अच्छा, एक और इसमें दूसरी थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ ट्रायंगल की ही। वो दूसरी थ्योरम क्या है, लिख लो यहाँ पे कि एब्सोल्यूट डिफरेंस of any two sides of our triangle is less than third side होता है। मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब है कि a माइनस बी इज लेस देन c होगा, या a माइनस सी लेस देन क्या हो गया, b। और तीसरा कंडीशन क्या लिखेंगे, b माइनस सी इज लेस देन a। क्या इतनी बात समझ आई कि एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड, वो थर्ड साइड से छोटा होगा। तो यदि किसी ट्रायंगल की 3 साइड गिवन हो इस तरह से, तो कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे पता चलेगा? वो ये थ्योरम अप्लाई करके पता चलेगा। ठीक है? अच्छा, ये तो मतलब आप सर पता कैसे, मतलब सर मतलब कोई भी एक थ्योरम अप्लाई कर ले तो पता चल जाएगा, या दोनों प्रूव करने पड़ेंगे उस चीज? नहीं, एक में ही, इससे ही हो जाएगा। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो यस सर। तो भी ट्रायंगल है, दूसरी देख लो तो भी ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप कोई एक ही अप्लाई करो, उससे ही पता चल जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या ये मैं जैसे 3, 5, 7, क्या ये 3 किसी ट्रायंगल की साइड बन सकती हैं क्या? तो देखो यहाँ पे हमें हर तीनों केस टेस्ट करने पड़ेंगे कि 3 + 5 > 7 है, फिर 3 + 7 क्या > 5 है, क्या 5 + 7 > 3 है? क्या ये तीनों ट्रू हैं? आर नो सर, दीज आखिरी वाला ट्रू? नहीं है। कौन सा? नो सर, लास्ट वाला नहीं। क्यों नहीं है? 7, 5, हाँ हाँ 12 हाँ, सॉरी सर, है। अरे ऑल सर आर है, ट्रू है। सॉरी। ऑल ट्रू, हाँ सर है सर। ऑल ट्रू है तो भाई ये ट्रायंगल बन सकता है। अच्छा, ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? तो आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्शन 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्या करते हैं कि भाई कोई एक साइड लेट्स से 7 बना लिया, यहाँ पे ये ए बी लेंथ होगी, है ना, लेट्स से ये बी हो गया, ये 7 लेंथ हो गया बेस। फिर क्या करते हैं आप, 3 लेंथ का आर्क बनाते हो, एक इस तरह से आर्क बना दिया, लेट्स से ये 3 लेंथ का है, और एक दूसरा आर्क बनाते हो जो 5 लेंथ का है। मतलब बी को सब मीट सेंटर कर देते। एज्यूम करके, बी को एज अ सेंटर एज्यूम करके ये 5 लेंथ का बना दिया लेट से। तो ये जो पॉइंट मिला इस तरह से, ये जो पॉइंट मिला, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, 5। इस तरह से 5 हो जाएगा। इसी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो क्या ये ट्रायंगल की थ्योरम समझ आई अच्छे से कि कोई भी हाँ सर। 3 साइड गिवन है तो उससे पता चलेगा कि ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या क्या आता है बताओ? देखो सर ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। सारे एंगल, आंसर ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल, हाँ सर। है ना, ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल, ए बी सी बना दिया। तो या फिर ये कह दे कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हो वो हाँ ट्रायंगल सर, होता है ना, जिसमें ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा।
सी लेट्स इसका नाम ए लेंथ है, ये ए लेंथ हो गया कि सारी लेंथ हमने ए कर दी। या फिर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल को एंगल के बिहाफ पे भी डिस्क्राइब कर सकता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स कितने हो 60 डिग्री के, 60 पूरा डिग्री। सम 180। हाँ, तो और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। और ये कहा जा रहा है कि तीनों इक्वल है, तो जब तीनों इक्वल हैं तो ये 3a के इक्वल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a एंगल कितना हो जाएगा 180 बाई 3 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर? इक्विलैटरल पेरीमीटर हो जाएगा 3a। हाँ सर। और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का एक फॉर्मूला होता है, हाँ एरिया सर, हम बताए यार, रूट 3/4 a स्क्वायर। साइड स्क्वायर, हाँ सर, साइड स्क्वायर, है ना, इस तरह से आता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये इतना ही आता है? तो बहुत आसान है, मैं इसको एक काम कर देता हूँ कि यहाँ याद है। ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ, या ये बोले कि लंब, आप हिंदी में बोल सकते हैं कि लंब इस तरह से खींच सकते हैं, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए, जैसा ये वैसा ये, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगी। देखो बिल्कुल सिमेट्री, यू कैन से इट बाय सिमेट्री। तो यदि ये लेंथ a है तो ये कितना हो जाएगा a/2, a/2 और ये है। और यदि आपने इस तरह से खींचा तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है, एल्टीट्यूड है 90 डिग्री बन जाता है। तो बताओ यदि मैं AD की बात करूं, क्या फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी? जिसमें AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो AD कितना होगा बताओ, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। और इसको ध्यान से देखो, ये सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/4। सर माइनस क्यों लगाया? अरे हाँ, वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम बताओ कैसे लगेगी इसमें। देखो CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अच्छा। AC कितना है a स्क्वायर माइनस CD कितना है a/2, अभी निकाला इसका स्क्वायर, तो आ गया ना, वही आ गया ना, AD इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये जो आता है √3/2 टाइम्स a आ जाएगा, √3/2 टाइम्स a। ये क्या है, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड मतलब h बोल सकते हैं इसमें। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रूट बेस अच्छा इनटू हाइट होता है कि नहीं? तो अब यहाँ हाँ पे सर। 1/2 बताओ, बेस कितना है, बेस कितना है BC हो गया ना, बेस इज a। हाँ सर। और हाइट कितना है अभी निकाला, ऑल्टीट्यूड की लेंथ h निकाला, दैट इज √3/2 टाइम्स a हो गया ना, √3/4 साइड स्क्वायर a स्क्वायर। मतलब इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ आया? लेकिन हमें तो इसके बारे में हमें नहीं देखना है, आप देख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, एक और है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस? सर उसमें दो साइड सेम होता है, उसका जो बेस एंगल्स होता है वो भी सेम होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेलिंग ठीक है, देख लो ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ सर। अब यहाँ पे बेस दो साइड इक्वल होती है ना, या यू कहें लेट्स से ये ABC, जिसमें ये एंगल यदि थीटा है और ये भी थीटा है और ये बीटा, कुछ भी हो सकता है, मतलब
नॉट ओनली थीटा, ठीक है। तो यदि ये बोले कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई ए ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, है ना, इज आइसोसेलेस। या फिर ये कहें कि यदि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि कोई दो साइड इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। समझ आया? अच्छा, यदि थीटा मतलब एंगल बी और सी इक्वल है, तो इसका मतलब है यदि बी और सी इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये और ये साइड इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? एक चीज और है कि यदि इसमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें, इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड यदि हम ड्रॉ करें लेट से डी, तो होता क्या है कि ये एडी जो है इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब ऑल्टीट्यूड एडी डिवाइड ट्रायंगल एबीसी इन टू इक्वल हाफ, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, ये टू इक्वल हाफ में है, तो ये कितना हो जाएगा, बी डी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम। मतलब ये और ये कितने हो जाएंगे, ये सेम लेंथ के हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ आई आइसोसेलेस ट्रायंगल में? क्लियर है क्या इतना कंसेप्ट? हाँ सर। है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि यदि ये एंगल सेम है तो ये अपोजिट साइड कैसे सेम हो जाती है? तो एक ट्रायंगल की थ्योरम होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इसको बाय द वे। वो थ्योरम क्या है कि लेट से एक स्केलिन ट्रायंगल है, कोई भी एक स्केलिन ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, दिस इज एन स्केलिन ट्रायंगल। बहुत अच्छा ट्रायंगल बना दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। बताओ अच्छा बना कि नहीं बना ये ट्रायंगल? नहीं बना। हाँ सर। हाँ, ये ठीक हो गया, चलो कोई नहीं। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल है ना, स्केलिन, ऐसा लग रहा है विदेशी नाम हो, विदेशी नाम लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? यस सर। इंडियन तो लग लग नहीं रहा है, इंडियन होता तो पंडित पंडित लगा होता है इसमें, है ना। स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। तो लेकिन स्केलिन ट्रायंगल होता क्या है ये बताओ? सर एक भी साइड इक्वल नहीं रहती इसमें। एक भी साइड इक्वल नहीं, मतलब ए बी ना तो बी सी के इक्वल है और ना ही ना सी ए के। मतलब ऐसे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू ए सी, ऐसे लिख सकते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल हो गया। लेकिन इस ट्रायंगल को देख के हम एक चीज आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ए बी लेंथ जो है वो सबसे छोटा दिख रहा है इसमें, फिर इससे बड़ा कौन सा दिख रहा है बताओ? बी सी। बी सी बड़ा है, वेरी गुड। और उससे बड़ा कौन है?